हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर जो न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट रहता है इनसे रिलेटेड, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर का 21वां अंक जारी किया है, जिसमें बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए को लेकर आशंका व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में बैंकों का एनपीए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 8.5%, दूसरे में है 9%, तीसरे में है 10% और चौथा है हमारा 10.5%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8.5%। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई ने आशंका जताई है कि बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5% हो सकता है। मार्च 2020 में बैंकों का एनपीए 8.5% पर था। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अगला पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसमें पहला है कि 10 जनवरी को, दूसरे में है 15 मार्च को, तीसरे में है 20 मई को और चौथा है हमारा 28 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 28 जुलाई को। उसके बाद यदि हम इसके व्याख्या की बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना है। लोगों में जागरूकता न होने के कारण लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण यह बीमारी बढ़ती जाती है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि यदि पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट किया गया था, तो 2000 से यह दिवस मनाना शुरू किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने मई 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया यानी कि डीपीआरके को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पे पहला 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा है हमारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और तीसरा है हमारा 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा चौथा है हमारा 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद यदि हम इसके व्याख्या की बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ को फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्राप्त अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा से जुड़ी आपूर्ति की कमी के प्रति संवेदनशील है। भारत सरकार ने कहा कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया है। भारत और उत्तर कोरिया ने बढ़ते व्यापार और राजनयिक संबंधों को बनाए रखा है। भारत का प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी में दूतावास है। ठीक है, यानी कि जो भारत का दूतावास है वो कहाँ पे है, प्योंगयांग में है और उत्तर कोरिया की कैपिटल जो है वो क्या है, प्योंगयांग है। ठीक है, एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है। ठीक है, और इन दोनों को जो डिवाइड करता है उस चैनल का नाम बताना है आपको कि कितने डिग्री चैनल इन दोनों के बीच की जो रेखा है उसको डिवाइड करता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया को और उत्तर कोरिया को, जैसे हम देखते हैं कि मालदीव, लक्षद्वीप 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इसी तरह आपको बताना है कि जो प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में कितने डिग्री का चैनल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जबकि उत्तर कोरिया का नई दिल्ली में दूतावास भी है। उसके बाद अब आगे देखें, आगे का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CEO यानी कि लुत्फुल्लाह इश्तेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दूसरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और चौथा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO लुत्फुल्लाह इश्तेनिकजई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है। लुत्फुल्लाह इश्तेनिकजई का ACB के साथ 3 साल का अनुबंध था। अफगानिस्तान के 50 ओवर के विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में भी एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम आगे की तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है। तो यहाँ पे पहला है हमारा 50%, दूसरा है 40 या 70 या 60%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 70% क्या हुआ, नाइट्रोजन घट चुका है। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बताया गया है कि दिल्ली में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक घट गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70%, चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक कम हुआ है। ठीक है, जो हमारा ये पॉल्यूशन था वो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इसमें से क्या हुआ था, कम हुआ था। यहाँ पे एक आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि दिल्ली की बात की जा रही है, कितने प्रतिशत घटा है, तो 70% घट चुका है। उसके बाद हम बात करें आगे की तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे पहला है आनंदीबेन पटेल, दूसरा है फागू चौहान, तीसरा है जगदीप धनखड़ और चौथा है हमारा रमेश बैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। उसके बाद इसके व्याख्या की बात करें यदि हम तो आनंदीबेन पटेल भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी। गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी आनंदीबेन पटेल की छवि तेज तर्रार, सख्त और कुशल प्रशासक की मानी जाती है। राजनीति में आने से पहले आनंदीबेन पटेल शिक्षक रह चुकी हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल होंगे अपने राज्य में, बट ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि एक ही राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे कि अभी बिल्कुल आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया कि आनंदीबेन पटेल जी लालजी टंडन का MP के जो गवर्नर थे उनका निधन हो गया, उसके बाद पहले कार्यवाहक के रूप में थे, अब उनको यहाँ का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया है, यानी वो UP की भी राज्यपाल हैं और MP की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम आगे की तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। तो पहला है 7 साल, दूसरा है 8 साल, तीसरा है 3 साल, चौथा है हमारा 5 साल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 साल। उसके बाद इसके व्याख्या की बात करें और यूरोपीय संघ ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौते का नवीकरण किया है। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते का नवीकरण
नवीनीकरण करने पर सहमत हुए थे। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने किया था। ठीक है, ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं कि भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यूरोपीय संघ के जो उनकी तरफ से किसने इसकी अध्यक्षता की थी, तो चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने किया था। ठीक है, समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीनीकरण बाद में 2007 और 2015 में किया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पे पहला पाकिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है हमारा जापान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, इसमें सतह से हवा में मार करने की क्षमता होती है। मिसाइलें कई प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे मिलेगा हवा से हवा पे मार करने वाली। ठीक है, एयर टू एयर, और सतह से हवा, हवा से सतह, तो और जल से जल तक, जल से सतह तक। तो इनके कई प्रकार, मतलब कई टाइप्स के होते हैं कि कहाँ कहाँ ये जा सकती हैं। तो जो ये हमारी S-400 है वो रूस की है, और रूस की मिसाइल है, और ये कहाँ से कहाँ तक मार करती है, तो हवा से बात करें, सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। ठीक है, रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-400 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह की सबसे उन्नत प्रणाली माना जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि इसकी हाइट की बात करें तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा में, ठीक है, यानी वायुमंडल में, सतह से यानी धरती से वायुमंडल तक मार करने वाली, और वायुमंडल तक कितनी जाएगी ये 400 किलोमीटर तक इसकी दूरी होती है, यानी कि दूरी पृथ्वी पे चल सकती है। उसके बाद बात करें उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 30 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे पहला हमारा 15 मार्च, दूसरा है 10 मई, तीसरा है 19 जनवरी, और चौथा है हमारा 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 29 जुलाई। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी हमारे दिवस मनाए जाते हैं उनका उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है, और सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम सबको जागरूक करने के लिए ही ये उद्देश्य मनाए जाते हैं। ठीक है, एक खास दिन रखा जाता है ताकि सबका ध्यान उधर केंद्रित किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे है कि विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कितने फीसदी आबादी भारत में रहती है? 70% जो आबादी है बाघों की वो भारत में ही रहती है। देश में 2967 बाघ हैं। ठीक है, अपने देश में अभी प्रेजेंट टाइम तक की बात करें तो कितने हैं? 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में 3900 बाघ हैं, जिसमें से अपने देश में अकेले 2967 बाघ हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें यदि, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे पहला है
बिहार और झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब और हरियाणा, चौथा है केरल और कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल और कर्नाटक। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल-कायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा तालिबान के तहत काम करता है। यह तालिबान एक क्या है, हमारा आतंकवादी संगठन है, ठीक है। ये मतलब तालिबान के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निमरुज, कांधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंद महासागर में हाल ही में संपन्न हुए पासएक्स, ठीक है, यानी कि PASSEX नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने वाले देश हैं। तो यहाँ पे पहला भारत, दूसरे में स्टेटमेंट में है अमेरिका, तीसरे में है जापान। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा हमारा 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी कि भारत और अमेरिका। उसके बाद बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास पासएक्स, ठीक है, ये अभ्यास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी देश के होते हैं, यहाँ तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, जितने भी देश के होते हैं उन सबको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, यहाँ पे नौसेना के बीच में हुआ है, ये क्या है, पासएक्स इस अभियान का नाम है। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास किया गया था। इस अभ्यास को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। चीन ने किस ग्रह उपग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में तिआनवेन फर्स्ट को प्रक्षेपित किया है? तो यहाँ पे पहला है बृहस्पति, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है मंगल और चौथा है हमारा शुक्र। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो जितने भी ये लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी प्रीवियस डे के क्वेश्चन होते हैं। सो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देने की, ठीक है, ताकि इससे आपका ही रिवाइज होगा और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।